हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर का, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश रूल इन बंगाल, यानी ब्रिटिशों की शासन या सत्ता बंगाल के अंदर। तो इसमें हम मुख्यतः ये जो चैप्टर पढ़ते हैं, इस चैप्टर में हम मोस्टली डिस्कस करेंगे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, यानी प्लासी बैटल एंड बक्सर बैटल। तो ये दोनों बैटल हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं कि ब्रिटिश रूल इन बंगाल, यानी बंगाल में ब्रिटिश रूल किस प्रकार से आया, शासन कैसे आया। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि बंगाल में अंग्रेजों का आगमन, यानी बंगाल में अंग्रेज कब आए और किस प्रकार से वह यहां पर शासन करने लगे। तो वह चीज हम आज पढ़ेंगे कि बंगाल में अंग्रेजों का आगमन किस प्रकार से हुआ। तो एक टूरिस्ट के तौर पर, नॉर्मल व्यापारी के तौर पर अंग्रेज तो काफी समय से भारत में घूम रहे थे, पहले भी आ रहे थे, अकबर के समय भी लोग आए हैं, अंग्रेज आए हैं यहाँ पर। परंतु एक स्थायी व्यापारी के तौर पर बंगाल में अंग्रेज 1651 ईस्वी में दिखाई देते हैं। 1651 ईस्वी, 1651 ईस्वी में जो बंगाल का सूबेदार था शाहजहान, उसने पहली बार अनुमति दी। इसने क्या दी? अनुमति दी व्यापार। इससे पहले इन्हें यहां पर व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, परंतु बंगाल के सूबेदार शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के लिए एक अनुमति प्रदान की। और यह अनुमति जब प्रदान हुई तो इन्होंने इसी सन में हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित की। थोड़ा इस चीज पे आप ध्यान दें कि आखिरकार जब बंगाल के सूबेदार शाहजहां, जो कि मुगल बादशाह के अधीन था, उसने अनुमति प्रदान कर दी बंगाल में व्यापार करने की, तो अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल में हुगली में उन्होंने एक व्यापारिक कोठी स्थापित कर दी। अब ये व्यापारिक कोठी होती क्या है, पहले हम इस चीज पर डिस्कस करते हैं, आखिरकार व्यापारिक कोठी होती क्या है। तो जो क्या होता है कि ये इनका एक तरह से गोदाम होता है। अंग्रेज घूमते हैं चारों ओर, कुछ स्थानीय व्यापारियों से मिलते हैं, जैसे कह सकते हो काली मिर्च, गरम मसाले का व्यापारी है, तो उनसे बात की और उनसे माल खरीदा और अपनी कोठी में लाके रख दिया। परंतु ऐसा जरूरी नहीं था वो किसान से भी खरीद सकते थे, व्यापारी आवश्यक नहीं था, वह किसानों के पास जाते थे, किसानों के पास जाकर माल देखते थे और उनसे खरीदकर अपनी कोठी में एकत्रित कर लेते थे। तो अलग अलग तरह का माल एकत्रित कर लेते थे, जैसे काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गई, चाय हो गई, अन्य प्रकार के बहुत सी चीजें, कपड़ा, सूती कपड़ा हो गया। तो इन सबको एकत्रित कर लिया जाता था। फिर इन सबको एकत्रित करने के बाद में जहाज लिया जाता था और उस जहाज के माध्यम से वह अपने देश तक माल पहुंचाते थे। अब ऐसा नहीं कि काली मिर्च ले लिया और जहाज में चढ़ा दिया और जहाज से भेज दिया, नहीं, वो अपने माल को एक साथ एकत्रित करने के पश्चात उसे एक साथ भेजते थे, ताकि इनका खर्च कम लगे और यह सुरक्षित भी रहे, और एक पूरा जहाज इनका हो तो पूरा लाभ भी इनका हो और पूरा नुकसान भी इन्हीं का हो। परंतु अंग्रेजों को कभी भी भारत से व्यापार करने में नुकसान नहीं हुआ। जैसे कि हम कह सकते हैं वास्को डी गामा जब हमारे भारत में आया तो उसने क्या किया? केवल काली मिर्च लेके गया। जब वो काली मिर्च लेके गया, यहां पे 100 रुपए के लेके गया था काली मिर्च, और उसे वहां पर 10,000 रुपए में बेचा। यानी
1000 गुना ज्यादा दाम प्राप्त हुए काली मिर्च के वहां पे उससे। इतनी सस्ती यहां से लेके गए, वहां पे इतनी महंगी बिकती थी। तो हुगली में उन्होंने व्यापारिक कोठी स्थापित की, यानी उन्होंने एक कह सकते गोदाम खोल रखा था जहां पर वह अपना माल एकत्रित करते थे। एक वहां पे रिकॉर्ड करने के लिए वो एक कह सकते हो बही खाता तैयार करके रखा था कि ये माल आ गया, ये माल लाना है, ये यहाँ से लिया है, इतने रुपए में लिया है। तो उन सब की तैयारी यहाँ पर की जाती थी और फिर यहाँ से वह माल यानी जहाज में लाद कर आगे भेजा करते थे। तो इस प्रकार इन्होंने सबसे पहले हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। फिर इसके पश्चात अब व्यापारिक कोठी तो स्थापित हो गई, परंतु इनके व्यापार में तेजी कब आई? 1651 में व्यापार में तेजी नहीं आई है, इनको काफी ज्यादा समय लगा। और खास तौर से कहें तो औरंगजेब से पहले जितने भी मुगल शासक थे वह भी अंग्रेजों के प्रति इतनी ज्यादा सांत्वना नहीं रखते थे, वह अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करते थे। 1651 के बाद में 1717 ईस्वी में पहली बार एक ऐसी चीज प्राप्त हुई जिससे अंग्रेजों के व्यापार में तेजी आई, वो है दस्तक की प्राप्ति। अब यह दस्तक दिया किसने? फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर कौन है? तत्कालीन मुगल बादशाह। ठीक है, फर्रुखसियर उस समय का तत्कालीन मुगल बादशाह था। ठीक है, अब इसके बाद में है फर्रुखसियर मुगल बादशाह था उस समय का। अब दस्तक क्या है कि यह बिना टैक्स के मुक्त व्यापार पत्र, यानी कोई भी टैक्स नहीं देना है और इसको क्या करना है, फ्री होकर अपना व्यापार कर सकते थे। इसका एक कह सकते हो लेटर था और इस लेटर का प्रयोग उस समय के सभी अंग्रेज व्यापारियों ने किया। 1717 में प्राप्त हुआ था, फर्रुखसियर ने इसे प्रदान किया था और यह एक ऐसा टैक्स था, एक ऐसा पत्र था जिसको दिखाने से इनसे कोई टैक्स नहीं ले सकता था, बिना टैक्स के यह व्यापार कर सकते थे। तो इसका प्रयोग इन्होंने काफी अधिक मात्रा में किया। अब जब यह होने लगा, जब यानी टैक्स उन्हें नहीं देना, टैक्स के बिना भी वह व्यापार कर सकते हैं, तो उससे भारतीय जो व्यापारी थे वो निराश हो गए कि आखिरकार हम आपको टैक्स देते हैं, आपको चुंगी देते हैं, माल लाते हैं तो पैसा देते हैं आपको, माल भेजते हैं तो पैसा आपको देते हैं, परंतु अंग्रेज आपके इतने खास क्यों हो गए कि आप इन्हें बिना पैसों के आने जाने दे रहे हो। पर हुआ ऐसा था, एक घटना ऐसी थी कि फर्रुखसियर को पेट से जुड़ी हुई बीमारी थी, उसका पेट दर्द कर रहा था। तो उस समय जो हकीम थे वो सही नहीं कर पाए। तो जब उस समय के वैद्य उससे सही नहीं कर पाए तो जो उस समय के तत्कालीन जो एलोपैथिक डॉक्टर थे जो अंग्रेजों के साथ थे, उन्होंने फर्रुखसियर को दवाई दी और उससे फर्रुखसियर सही हो गया। फर्रुखसियर जैसे ही सही हुआ तो उसने खुश होकर क्या किया कि उसने बिना टैक्स के इनको व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी और इसी को क्या कहते हैं, दस्तक कहते हैं। तो ऐसी घटना होने के कारण ही ये मुगलों के चहेता बन गए और उसके पश्चात किसी भी अन्य मुगल शासक ने इस प्रथा को बंद नहीं करवाया। फर्रुखसियर के पश्चात किसी ने इसको बंद भी नहीं किया, यह जैसा चलता आ रहा था वैसे ही चलने दिया गया और बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार कर लिया। तो अब बात आती है कि आखिरकार इससे क्या हुआ कि दस्तक मिलने से जो अंग्रेज व्यापारी थे उनके ऊपर रोक टोक खत्म हो गई। अब उनका कुछ देना नहीं पड़ता था
उनका टैक्स बच रहा था, तो इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से उस समय व्यापार किया, बहुत ज्यादा पैसों की बचत इन्हें हुई। परंतु इन्होंने स्वयं का व्यापार करने के साथ साथ एक बिचौलिए का काम भी उस समय किया। बिचौलिए कैसे किया? जैसे मुझे दस्तक प्राप्त है और रमेश को दस्तक प्राप्त नहीं है। रमेश यहाँ का स्थानीय व्यापारी है, अब ये चाहता है कि ना मैं चुंगी नहीं दूं, तो जैसे चुंगी में उसे 100 रुपए देने पड़ते थे, तो मैंने क्या कहा कि तेरा माल चुंगी के पार तक मैं उतार दूंगा और तू मुझे 50 रुपए या 30 रुपए या 40 रुपए मुझे दे देना। तो वहां पे तो जो 60 या 70 जितने भी रुपए की बचत होती थी, वो उस बचत को देखते हुए स्थानीय व्यापारियों ने भी क्या किया कि इन दस्तक प्रथा का समर्थन करने लगे। और अंग्रेजों क्या करा कि अंग्रेजों को इससे और ज्यादा फायदा हुआ, वो है अब बिचौलिए का काम भी करने लगे। वो बिचौलिए बन गए और इन्होंने एक तरह से व्यापार को विकृत कर दिया। तो इससे जो फ्रांसीसी थे, डच थे, वह परेशान होने लग गए। फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, इन्होंने इसका विरोध किया कि केवल और केवल एक व्यक्ति को आप इस तरीके से स्पेशली ट्रीट नहीं कर सकते, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट आप नहीं दे सकते। तो यह प्रमुख बात थी जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 1717 के दस्तक के पश्चात पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से कह सकते हो, अच्छे पैर जमा लिए अंग्रेजों ने भारत में, और मुख्य रूप से बंगाल पर, क्योंकि बंगाल उस समय का एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर बहुत अच्छी यानी व्यापारिक स्थिति थी, अच्छा माल उत्पादन होता था, तो वहां से वह माल खरीदकर अपने देश में आराम से भेज सकते थे। तो अब बात होती है कि उस समय बंगाल के नवाब कैसे थे। हम डिस्कस कर चुके हैं कि आखिरकार अंग्रेज किस तरीके से थे, परंतु 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उससे पहले तो बंगाल मुगलों के अधीन ही था, तो मुगलों की बात चलनी थी। परंतु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ और मुर्शीद कुली खां ने बंगाल राज्य की स्थापना की। बंगाल राज्य का संस्थापक था यह, तो इसने तो बंगाल के राज्य की स्थापना की, परंतु उसके बाद सॉरी, मुर्शीद कुली खां बंगाल के राज्य का संस्थापक था, तो उसने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसके पश्चात में अलीवर्दी खां गद्दी पे बैठा और अलीवर्दी खां के पश्चात उसका कह सकते हो जो बड़ी लड़की थी उसका लड़का यानी दोहिता, वो बैठा गद्दी पे, उसका नाम था सिराजू दौला। उसके पश्चात कौन बैठा गद्दी पे? सिराजू दौला। बीच में और लोग भी बैठे थे गद्दी पे, परंतु इनमें यानी मुर्शीद कुली खां के पास में भी ऐसा सुनने में आता है एक व्यक्ति उसका सेवक ही गद्दी पे बैठ गया था, परंतु अलीवर्दी खां ने गद्दी हथिया ली और अलीवर्दी खां गद्दी पे बैठ गया। फिर उसके पश्चात में उसका जो अलीवर्दी खां की जो बेटी थी, प्रिय बेटी थी, उसके पुत्र सिराजुद्दौला को उसने गोद ले लिया और सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो जब सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठा था तो उस समय इसे भी काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अब हुआ क्या ऐसा कि अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी में हुई थी। अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी में हुई थी। तो जब 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई तो उसी समय सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठ गया, वो उस समय वहीं पे था। तो
उस समय अलीवर्दी खां और कह सकते हैं सिराजुद्दौला की जो राजधानी है, उस राजधानी का नाम था क्या? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद उस समय वहां पर बंगाल के जो नवाब थे उनकी राजधानी थी। तो सिराजुद्दौला जब गद्दी पे बैठा 1756 में, मुर्शिदाबाद में उसकी गद्दी वहां पे बैठा हुआ है। अब इसकी राजगद्दी की प्राप्ति की जो डेट है वो बताई जाती है 9 अप्रैल 1756। 9 अप्रैल 1756। परंतु हमें क्या होता है कि ज्यादातर डेट्स याद ना करके हम केवल सन याद कर ले तो ही काफी होता है, इससे इजी रहता है ज्यादा हमें, यानी क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में हम उलझे नहीं, गलत की बजाय हम सही लिखें तो वो ज्यादा अच्छा है। तो वैसे 9 अप्रैल 1756 में वह गद्दी पर बैठा था, परंतु हम केवल 1756 लिखेंगे तो भी काम चलेगा। 1756 में जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो उसने अपनी राजधानी में ताजपोशी की। अलीवर्दी खां भी उससे पहले शासक रह चुका है, परंतु क्या हुआ कि अलीवर्दी खां तक जो लोग थे, तो अलीवर्दी खां तक के समय में जो मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां है, इनकी जो प्रॉब्लम थी, इनकी जो समस्या थी वो थे मराठा। कौन थे? मराठा। अंग्रेजों से उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं थी। अंग्रेज तो 1717 के बाद में यानी कह सकते हो कि वो ज्यादा प्रभावी हुए हैं, परंतु उससे पहले तो मराठा थे परेशानी करने वाले, जिसने औरंगजेब जैसे व्यक्ति को परेशान किया तो वो बंगाल में भी परेशानी कर रहे थे। तो 1756 में जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई तो उस समय तक अलीवर्दी खां क्या है कि मराठों से लड़ रहा था, उसे अंग्रेजों की तरफ ध्यान देने का समय नहीं मिला। परंतु मराठों से शांति मिलने के पश्चात सिराजुद्दौला का जो ध्यान है या सिराजुद्दौला की जो समस्या है वो 2 प्रकार की थी। यानी जब गद्दी पर वह बैठा तो उसके सम्मुख कुछ समस्याएं आई, कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब उसके गद्दी पर बैठते जो समस्याएं थी, पहली समस्या तो जो मराठा थे वो तो हमेशा ही रहे कि मराठा बार बार में आक्रमण करते थे लूटने के लिए, तो यह समस्या उस समय बनी हुई थी। तो यह तो स्थायी समस्या है। अब दूसरी जो समस्या उठ रही थी वह थे अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज। कि अंग्रेज भी मनमानी करने लगे। अब अंग्रेज कैसे समस्या बन गए यह मैं आपको बता देता हूं कि उस समय जो अंग्रेज थे वह जो नवाब है के जो विद्रोही हैं उनको शरण प्रदान करते थे। यानी बंगाल का जो नवाब है, अब जो बंगाल का नवाब है उसके जो विरोध में थे, यानी उसका जो विरोध करते थे, उसकी जो हानि करके जाते थे, उनको वह लोग शरण में ले लेते थे, उनको अपने यहां स्थान देते थे, अपने किले में स्थान देते थे, अपने कोठी में स्थान देते थे। पहला कारण ये। दूसरा, इन्होंने कलकत्ता की किलेबंदी की। अब किलेबंदी कर ली इन्होंने कलकत्ता की, यानी कलकत्ता को चारों ओर से घेर लिया। फिर तीसरा क्या किया? तीसरा इन्होंने क्या किया कि जब नवाब गद्दी पर बैठा तो वहां पर उपस्थित नहीं हुए। तो वहां पर क्या थे? अनुपस्थित थे, वहां पर वह उपस्थित नहीं हुए। जबकि अगर कह सकते हैं कि उस समय चंद्रनगर में फ्रांसीसी कंपनी थी, बंगाल के अधीन थी चंद्रनगर की कंपनी, तो फ्रांसीसी तो वहां आ गए, अंग्रेज क्या स्पेशल थे वो नहीं आए। आखिरकार बंगाल का नवाब गद्दी पे बैठ रहा है तो उसके लिए वहां क्यों नहीं आए, और न ही उन्होंने किसी को भेजा। तो इसके कारण भी क्या हुआ कि उन्होंने बातें बिगड़ गई। तो अंग्रेज समस्या बने हुए थे, मराठा बने हुए थे। तीसरे थे उसके सगे
संबंधी। आप पूरे जगत को जीत सकते हो परंतु सगे संबंधियों से आप नहीं जीत सकते, अपने आप से आप नहीं जीत पाएंगे। तो हुआ क्या कि सिराजुद्दौला के जो संबंधी थे, तो एक तो थे शौकत जंग, शौकत जंग। जो शौकत जंग थे वह भी सिराजुद्दौला के रिश्तेदार थे, और एक थे दूसरे आपको हैं घसीटी बेगम। यह दूसरी जो कह सकते हैं कि रिश्ते में तो मासी लगती थी, इनकी मम्मी की बहन घसीटी बेगम, शौकत जंग, यह दोनों उनके रिश्तेदार थे और इन दोनों ने सिराजुद्दौला को काफी परेशान किया और यहां तक कहा कि हम आपको बंगाल का नवाब नहीं मानते हैं। इन्होंने उसे बंगाल का नवाब मानने से इनकार कर दिया और इसी कारण यह अपने सगे संबंधियों में ही उलझकर रह गया। चौथा जो इसकी समस्या थी वो थी कि बंगाल की राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था कैसे कि जितना भी धन था बंगाल का वो अधिकतर मराठा लूट लेते थे या उसका सुरक्षा में लग जाता था। कुछ आपसी मामले थे जिसके कारण बंगाल का पैसा नहीं मिल पा रहा। अब व्यापार से जो पैसा मिलता था वो अंग्रेज हड़प गए। जो खेती वगैरह से आता था उससे चौथ और सरदेशमुखी मराठों को देनी पड़ती थी, फिर सगे संबंधियों से परेशान था। तो इस प्रकार आर्थिक स्थिति भी उस समय की सही नहीं थी बंगाल के नवाब की। बंगाल की स्थिति अच्छी है उस समय, परंतु बंगाल के नवाब के पास में उस समय ज्यादा पैसा नहीं था, तो वह भी उसे सही करना था। तो शौकत जंग और घसीटी बेगम जो विरोध कर रहे थे सिराजुद्दौला का, तो ज्यादा समय तक नहीं कर पाए और घसीटी बेगम और शौकत जंग को शिकस्त खानी पड़ी और आखिरकार उन्हें इसको स्वीकार करना पड़ा। तो यह हमारा सिराजुद्दौला की समस्याएं कंप्लीट हो चुकी हैं कि सिराजुद्दौला की कौन सी समस्याएं थी। पर अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में टकरार कैसे हुई। तो सिराजुद्दौला व अंग्रेज। अब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में टक्कर कैसे होने लगी, तो उसकी चर्चा हम कर लेते हैं यहाँ पे कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज कैसे टकराने लगे। सिराजुद्दौला एक यानी कह सकते हैं कि युवा शासक था, युवा नवाब था। जब वो गद्दी पर बैठा तो उसके अंदर युवा जोश था। तो जब वो गद्दी पर बैठा तो कुछ लोगों ने उसे चुगली की कि आप जो बंगाल के नवाब हैं, तो जब नवाब गद्दी पर बैठता है तो जो भी उस समय के प्रमुख व्यक्ति है उनको निमंत्रण भेजा जाता है कि इस समय उनको गद्दी पर बैठाया जाएगा। तो सभी लोग उपस्थित हुए, परंतु अंग्रेजों का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया, जबकि वह आपके राज्य में रह रहे हैं। तो इससे सिराजुद्दौला ने एक लेटर भेजा कि आखिरकार आपने अनुपस्थित होने का कारण क्या था। तो यह विवाद और बढ़ गया कि अंग्रेजों ने भी कुछ अपशब्द कहे बताए उन्हें सिराजुद्दौला को कि हम यानी कोई आवश्यक नहीं समझते हैं यहाँ पर किसी बंगाल के नवाब को, बहुत से लोग बैठते हैं गद्दी पर, हमें कोई आवश्यक नहीं है कि हम ऐसे समारोह का हिस्सा बने। फिर उन्होंने ऐसा एक अपवाद भी मिलता है कि उन्होंने जो दूत भेजा था सिराजुद्दौला की तरफ से, तो उस दूत को अंग्रेजों ने मार दिया, उसका गला काट दिया और ये कहा कि और भी अगर ऐसा कुछ आएंगे तो हम जो हमारा जो किला है उसकी चार दीवारी की चारों ओर जो खाई है उस खाई में उनके सर भर देंगे, यानी उनके सर काटेंगे और उस खाई में हम उनके सर भरेंगे। तो एक यह भी कारण था कि कुछ बातें बिगड़ गई, उनके आपसी बातें। फिर अंग्रेजों का नवाब के गद्दी बैठने के समय वहाँ पे उपस्थित नहीं हुए। फिर तीसरा कारण ये बताया जाता है
कि नवाब जो है उस समय के सिराजुद्दौला और उससे पूर्व के नवाब अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, किसी ने भी अंग्रेजों को यह अधिकार नहीं दिया कि आप किलेबंदी करें। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि बिना नवाब की अनुमति के कलकत्ता के दुर्ग की किलेबंदी कर ली। तो यह प्रमुख कारण बना कि कलकत्ता के दुर्ग की किलेबंदी अंग्रेजों ने की। अब कलकत्ता का किला क्या कहलाता है? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कलकत्ता जो दुर्ग है वो फोर्ट विलियम कहलाता था। तो उन्होंने फोर्ट विलियम बना लिया और फोर्ट विलियम बनाने के पश्चात उसमें तोपें भी चढ़ा दी, यानी सुरक्षा के लिए उन्होंने तोपें तैनात कर दी फोर्ट में। तो बंगाल के नवाब ने बोला कि आखिरकार मैं शासक हूं, मेरे किसी सूबेदार ने नहीं बनाई, आपको अधिकार किसने दिया दुर्ग बनाने का और तोपें चढ़ाने का? तो नवाब ने यह बोला कि आखिरकार आप हमें जवाब दें कि आपने दुर्ग कैसे निर्माण किया, क्यों नहीं? तो अंग्रेजों ने जवाब भेजा कि यह हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है, न कि किसी अन्य कारण से। फिर दूसरा कारण जो यहां पर बताया गया कि आखिरकार कि आपने यहां पर फोर्ट बनाया है तो मैं उसे देखना चाहता हूं। सिराजुद्दौला ने बोला कि मैं आपका किला देखना चाहता हूं। तो सिराजुद्दौला जब किला देखने के लिए बात की, उन्होंने संदेश भेजा, तो अंग्रेजों ने बोला कि हम आपको किला नहीं दिखाएंगे, हम किसी को भी विजिट करने नहीं देंगे, ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। तो उन्होंने किला देखने के लिए मना कर दिया नवाब को। तो इससे बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला काफी नाराज हुआ और उसने अंग्रेजों को दंडित करने की सोची। तो इस प्रकार अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य विवाद प्रारंभ हो गया। अब हम पढ़ते हैं ये विवाद आखिरकार किस तरीके से आगे बढ़ता रहा और किस तरीके से आगे धीरे धीरे यह प्लासी के मैदान में जा पहुंचा। घटना है 15 जून 1756। 15 जून 1756 और हुआ क्या? 15 जून 1656 को सिराजुद्दौला का कलकत्ता पर आक्रमण, उन्होंने कलकत्ता पर आक्रमण किया और वहां पर विजय प्राप्त की। उन्होंने वहां पर विजय प्राप्त की। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया और वहां पर विजय प्राप्त की। अब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। तो यह घेरा जो है ना कलकत्ता का दुर्ग का, यह 5 दिन चला था। 5 दिन घेरा चला, तब जाके 15 जून 1756 को उस किले पर सिराजुद्दौला ने विजय प्राप्त की थी। यानी 5 दिन का घेरा चला, घेरा डाला उस दुर्ग के चारों ओर और फिर जाकर 5 दिन बाद में उस किले पर सिराजुद्दौला अधिकार कर पाया। अब जब किले पर अधिकार कर लिया तो वहां का किलेदार किसे नियुक्त किया? अब जब किला विजय कर चुके हैं, अंग्रेजों के अधिकार से चला गया है, तो जब अंग्रेजों को क्या हुआ कि जब उस पर किले पर उन्हें लगा कि अब किला हम बचा नहीं सकते, तो पीछे के दरवाजे से निकल के वो भाग गए थे। जो जितने अंग्रेज थे वो वहां से कुछ अंग्रेज निकलकर भाग गए। अब जब किले पर अधिकार सिराजुद्दौला का हो चुका है, तो उन्होंने किलेदार किसे नियुक्त किया? मानिकचंद को। मानिकचंद है, उसको वहां का किलेदार
नियुक्त किया गया। मानिकचंद को किले का किलेदार नियुक्त किया गया। मानिकचंद किलेदार नियुक्त हो गया है। इधर सिराजुद्दौला ने क्या किया, इन्होंने कलकत्ता पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की और मानिकचंद को किलेदार बना दिया। और इस विजय को प्राप्त करने के लिए उसे 5 दिन का घेरा डालना पड़ा और अंग्रेज जो प्रमुख अधिकारी थे वो वहां से भाग गए थे, परंतु कुछ अंग्रेज बच गए। अब उसके पश्चात जो इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जो चर्चा का विषय बनी होती है वो है ब्लैक हॉल हत्याकांड। ब्लैक हॉल हत्याकांड या इसे कहते हैं ब्लैक हॉल ट्रेजरी, यानी ऐसी घटना। तो ब्लैक हॉल हत्याकांड इसके बाद में ही घटित हुआ। अब ब्लैक हॉल हत्याकांड है क्या? कहा जाता है कि 15 जून 1756 को जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर विजय प्राप्त कर ली तो वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद आ गया। तो ब्लैक हॉल की घटना कहां हुई है? मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद में हुई है। ये कहा जाता है सिराजुद्दौला ने मानिकचंद को वहां नियुक्त किया और पुनः वह कहां आ गए? मुर्शिदाबाद हो गए। तो ब्लैक हॉल की घटना कहां हुई है? मुर्शिदाबाद में हुई है। और यह घटना, इसकी तिथि क्या है? 20 जून 1756 ईस्वी। 20 जून 1756 ईस्वी की यह घटना है क्या कि कहा जाता है कि ब्लैक होल का जो कमरा है जो कमरे का माप है 18 फीट लंबा कमरा था और 14 फुट 10 इंच फुट चौड़ा वो आपके कमरा था, यानी 14.10 फुट चौड़ा और 18 फुट लंबा कमरा था। अब यह कमरा था तो इसमें कितने में इसमें कितने बंदी बंद थे? इसमें कहा जाता है कि लगभग 150 के समथिंग। तो प्रॉपर डेटा जो हमें दिया गया वो 146 का दिया गया। 146 व्यक्ति इसके अंदर बंद थे, यानी इस कमरे के अंदर 146 व्यक्तियों को बंद किया गया। तो बंदी कितने थे? 146 व्यक्ति। 18 फुट लंबे और 14.10 फुट चौड़े कमरे के अंदर 146 व्यक्तियों को बंद किया गया। कब किया गया? 20 जून 1756 को। परंतु क्या हुआ कि जून की गर्मी थी, इतनी तेज गर्मी पड़ी कि उसके कारण क्या हुआ कि इसमें काफी लोग मर गए। अब ये लोग मर गए तो इसमें से जीवित कितने बचे? ब्लैक होल की घटना में आखिरकार ये घटना घटित हुई तो उसमें जीवित लोग कितने बचे? तो कहा जाता है कि इसमें 23 व्यक्ति जीवित रहे, यानी 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जीवित रहे, बाकी के 123 व्यक्ति मर गए। ठीक है, 123 व्यक्ति मर गए। अब इस घटना का वर्णन किसने किया? घटना का वर्णन किया किसने किया? हॉलवेल ने।
हॉलवेल। हॉलवेल नामक व्यक्ति ने इस घटना का वर्णन किया है। हॉलवेल कौन है? 146 में से एक व्यक्ति, यानी 146 जो बंदी बनाए हुए थे उनमें से एक व्यक्ति का नाम हॉलवेल था। उस हॉलवेल ने ही इस घटना का वर्णन किया है। इस हॉलवेल ने ही इसका घटना का नाम दिया है ब्लैक होल ट्रेजरी, मतलब ब्लैक होल हत्याकांड। कहां हुआ है? मुर्शिदाबाद में हुआ है। 20 जून 1756 को हुआ है। कमरे के अंदर बंद किया गया था, 18 फीट लंबा और 14.10 फीट चौड़ा। और इसके अंदर बंदी कितने बंद थे? 146। जीवित कितने बचे? 23। और इस घटना का वर्णन किया है हॉलवेल ने। तो आखिरकार यह घटना हुई क्या? कहा जाता है कि 146 व्यक्ति सिराजुद्दौला ने कलकत्ता से बंदी बनाकर मुर्शिदाबाद लेकर आया, क्योंकि उनको दंडित करना था। तो उसने क्या किया? एक बंद कमरे के अंदर इन सभी 146 व्यक्तियों को बंद कर दिया। परंतु क्या हुआ कि जून की गर्मी के कारण 146 लोगों को घुटन के कारण इतनी घुटन हुई कि उसमें से 123 व्यक्ति मारे गए। 123 व्यक्ति मरे। 123 लोग मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि गर्मी सहन नहीं कर पाए और उस कमरे में घुटन थी, तो उस घुटन के कारण 123 व्यक्ति मर गए। परंतु उनमें से 23 व्यक्ति बच गए थे। उन 23 में से एक व्यक्ति था हॉलवेल, जिसने इस घटना का वर्णन किया है कि आखिरकार हमारे साथ क्या अत्याचार हुआ है। तो इस घटना का वर्णन हॉलवेल द्वारा किया गया और इस घटना को ब्लैक होल हत्याकांड कहते हैं। अब आगे हम इसके आगे चर्चा करते हैं कि जब यह घटना हुई कि उनकी किले के ऊपर यानी सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया, सिराजुद्दौला ने बंगाल से अंग्रेजों को पलायन करवा दिया, तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया? यानी अंग्रेज फिर उन्होंने भी कोई प्रत्युत्तर दिया होगा, तो अंग्रेजों का क्या रोल रहा उसकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। तो इसके पश्चात क्लाइव जो है यानी बंगाल से अंग्रेजों की पराजय, जब बंगाल से अंग्रेजों की पराजय हुई तो इसकी खबर कहां पहुंची? मद्रास। जब बंगाल में अंग्रेजों की पराजय हो गई कि कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया, तो हुआ ऐसा कि यह खबर मद्रास पहुंची। मद्रास पहुंची तो उस समय जो मद्रास के जो अंग्रेज थे, इन्होंने क्या किया? एक सेना गठित कर रखी थी। पहले से इन्होंने एक सेना गठित कर रखी थी। किस चीज के लिए क्या कर रखी थी इन्होंने सेना गठित? फ्रांसीसी युद्ध के लिए। यानी जो भारत में जो भी फ्रांसीसी लोग रह रहे थे उनसे युद्ध करने वाले थे, इसके लिए इन्होंने पहले से सेना गठित कर रखी थी। तो उस सेना को आदेश दिया कि आप क्या करें? कलकत्ता जाएं। यानी फ्रांसीसी सेना, जो फ्रांसीसी से युद्ध करने के लिए जो सेना बना रखी थी, उस सेना को आदेश दिया कि आप कलकत्ता जाकर कलकत्ता पर वापस अधिकार करें। अब इस सेना का नेतृत्व किसने किया? अब इस सेना का नेतृत्व किसे दिया गया और इस स्थिति को वापस सही करने की जिम्मेदारी किसके पास थी? वो थी क्लाइव के पास में। जो उस समय क्लाइव थे, मद्रास में थे, उन्हें यह सेना देकर भेजा गया और बोला कि आप कलकत्ता पर अधिकार करें और कलकत्ता
पर आप कुछ समय व्यवस्था स्थापित करें और बंगाल के नवाब के साथ संधि करके किसी प्रकार आप इस समस्या का समाधान कर दें। तो इसके प्रयास करने के लिए यह कहा गया। अब हुआ ये कि सेना मिल गई, क्लाइव को नेतृत्व मिल गया, तो मद्रास से रवाना कब हुए? रवाना मद्रास से वो निकले कब है? निकले हैं 16 अक्टूबर 1756। 16 अक्टूबर 1756 को ये क्या करे, इन्होंने वहां से पलायन कर लिया, मद्रास से वो निकल गए। अब यह है कलकत्ता पहुंचे। ऐसे तो है नहीं, हवाई जहाज तो था नहीं, पहुंचने में समय लगा। तो ये कलकत्ता कब पहुंचे? ये पहुंचे 14 दिसंबर 1756, यानी यह 14 दिसंबर 1756 को वहां पर पहुंच गए। अब यहां पर पहुंचने के बाद में अब इन्होंने क्या किया? सेना थी इनके पास में, विशाल सेना थी, कलकत्ता को वापस जीतना था, क्लाइव का नेतृत्व था। 16 अक्टूबर 1756 को रवाना हो गए और 14 दिसंबर को वहां पहुंच गए। अब क्लाइव क्या है, एक अच्छा योद्धा ही नहीं था, कुशल कूटनीतिज्ञ थे, यानी अच्छी समझ थी उसके पास में अपने दिमाग की। तो क्लाइव ने क्या किया कि जब कलकत्ता पहुंचा तो इसने क्या किया, जो वहां का सूबेदार था या कह सकते किलेदार था, मानिक चंद को घूस दी, यानी रिश्वत। मानिक चंद को रिश्वत दे दी कि आप ना किला खाली कर दो, आप मेरे को सौंप दो और बाकी मैं जानू, आपको तो आपको पैसों से मतलब है, आप ये किला मुझे वापस कर दो। तो क्लाइव ने मानिकचंद को घूस दी, मानिकचंद भी मान गया, पैसे लेकर वह चला गया। मानिकचंद को घूस देने के पश्चात आखिरकार यह क्षेत्र तो खाली हो चुका था। अब क्लाइव के पास दूसरी समस्या थी, कलकत्ता पे अधिकार कर चुका था। अब उसके पास दूसरी समस्या थी कि आखिरकार किस प्रकार सिराजुद्दौला को अपने पक्ष में किया जाए। तो क्लाइव ने क्या किया, सिराजुद्दौला को अपने पक्ष में करने के लिए क्लाइव व सिराजुद्दौला के मध्य क्या हुआ, एक संधि हुई। संधि हुई, इस संधि का नाम क्या है, अलीनगर संधि। कौन सी संधि है, अलीनगर संधि। अब बात होती है कि बंगाल में अलीनगर कहां आ गया। सिराजुद्दौला अलीनगर या क्लाइव कलकत्ता में था, सिराजुद्दौला की राजधानी मुर्शिदाबाद है, तो इनकी जो संधि होनी चाहिए थी तो अलीनगर नाम क्यों पड़ा। वास्तविक नाम इसका कलकत्ता ही है, अलीनगर का, परंतु जब सिराजुद्दौला ने क्या किया, अलीनगर यानी कलकत्ता पर आक्रमण किया था, तो कलकत्ता पर आक्रमण करने के पश्चात कलकत्ता का नाम बदल दिया, उसने कलकत्ता का नाम रख दिया अलीनगर। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा था, तो इसी के नाम से यह संधि पड़ी, यानी कलकत्ता का नाम जो बदला गया था अलीनगर, बाद में अंग्रेजों ने इसका नाम कलकत्ता ही रखा है, परंतु सिराजुद्दौला ने कुछ समय के लिए इसका नाम परिवर्तित किया था अलीनगर, तो उसी के नाम से ये जो संधि हुई अलीनगर की संधि। अब इसकी शर्तें क्या क्या थी, इस संधि की शर्तें क्या क्या थी। तो पहली शर्त तो कलकत्ता की किलेबंदी रहेगी, क्योंकि किला पहले बन चुका था, तोपें चढ़ चुकी थी। तो सिराजुद्दौला ने बोला कि ठीक है, जब आप क्षमा मांग रहे हैं तो ये किलेबंदी रहने दी जाएगी, तो कलकत्ता की किलेबंदी रहेगी। व्यापारिक एकाधिकार रहेगा, यानी जो दस्तक पहले प्राप्त था उन्हें
वो लागू रहेगा। व्यापार करने के अधिकार जैसे थे वैसे के वैसे उनके चलते रहेंगे। व्यापार में किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं करेंगे एक दूसरे का। तो यह भी चीज मान ली गई, किलेबंदी मान ली गई, और क्षतिपूर्ति जो इससे नुकसान हुआ है उसके लिए भी हामी भर दी गई। यानी तीसरी शर्त क्या है? क्षतिपूर्ति, यानी जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति कर दी जाएगी, उसकी भी शर्त स्वीकार कर दी गई। परंतु इन शर्तों में केवल और केवल क्लाइव का भला हुआ। जब ये शर्तें तय हुई, सिराजुद्दौला उस समय अपनी परिस्थितियों में थोड़ा अटका हुआ था, कुछ निजी परिस्थितियों में परेशान था। तो हुआ ये कि क्लाइव ने सोचा कि क्यों ना ऐसी परिस्थिति का फायदा उठाकर मैं सिराजुद्दौला को दबा दूं। तो उन्होंने कुछ शर्तें ऐसी रखी जो एक शासक के लिए स्वीकार करनी आसान नहीं थी, परंतु सिराजुद्दौला ने जब ये स्वीकार कर ली तो क्लाइव को क्या मिला कि ये सिराजुद्दौला अब मेरे से दब गया है। तो इसी दबाव के कारण क्लाइव की स्थिति और भी मजबूत हुई। कलकत्ता में जो अंग्रेज हैं वो और भी अधिक मजबूत हो गए और सिराजुद्दौला की स्थिति धीरे धीरे गिरना प्रारंभ हो गई। इसी प्रकार से यह अलीनगर की संधि कंप्लीट हुई थी। यह कब हुई थी? वैसे यह हुई थी फरवरी 1757 ईस्वी, यानी फरवरी 1757 ईस्वी में यह संधि हुई थी। दिसंबर में अधिकार किया गया था कलकत्ता पर, और फरवरी यानी पूरे लगभग 2 महीने पूरे लिए गए किससे? इस संधि के लिए। इन 2 महीनों में कलकत्ता में अपनी स्थिति मजबूत की अंग्रेजों ने, और उसके पश्चात संधि की है। तो अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई, और इसकी शर्तें क्या थी? कलकत्ता की किलेबंदी नहीं की जाएगी, और जो तय है यानी जो पहले से व्यवस्था थी वो चलती रहनी चाहिए, कलकत्ता की किलेबंदी रहेगी और क्षतिपूर्ति की राशि भरी जाएगी। तो इस तरह के ये शर्तें रखी गई। फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुई थी। अब इससे क्लाइव को क्या फायदा हुआ? अब क्लाइव ने इसके बाद में क्या किया? तो क्लाइव ने क्या किया कि क्लाइव ने षड्यंत्र किया। क्या किया क्लाइव ने? षड्यंत्र रचा। किस चीज के लिए क्लाइव ने षड्यंत्र रचा? सिराजुद्दौला के विरुद्ध, कि सिराजुद्दौला को अब मुझे नष्ट करना है, बंगाल में मुझे अधिकार चाहिए। तो उसने क्या किया? क्लाइव ने क्या किया कि 2 लोग थे। एक तो था मीर जाफर, एक तो था मीर जाफर, जो कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति, रिश्तेदार भी था, परंतु क्या था? सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। फिर था राय दुर्लभ, या दुर्लभ राय भी कह सकते हैं। यह भी क्या है? एक कह सकते हो अमीर था सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला का एक अमीर था, एक अच्छी पोस्ट थी इसकी भी। तो राय दुर्लभ हो गया, सिराजुद्दौला क्या। तो यह 2 लोग तो उस समय के दरबार के थे सिराजुद्दौला के। फिर अगला था जगत सेठ और मानिक चंद। जगत सेठ हो गया और मानिक चंद हो गया। ये कौन थे? उस समय के साहूकार थे, यानी जिनके पास पैसा था। इन साहूकारों का सहयोग लिया गया। तो यह प्रमुख व्यक्ति थे जिनका उस समय प्रयोग किया गया। एक मानिक चंद के अलावा अमीन चंद भी था। अमीन चंद भी उस समय का साहूकार है। तो इनके पास पैसा था। घसीटी बेगम और शौकत जंग
उनसे वैसे परेशान थे, रिश्तेदार उसके साथ थे नहीं। उस समय के जो प्रमुख पैसे वाले लोग थे, मानिक चंद, अमीन चंद, जगत सेठ, यह अंग्रेजों से मिल गए। मीर जाफर जो सेना का सेनानायक था वह उससे मिल गया। राय दुर्लभ जो उस समय का वहां पे प्रमुख अमीर था, उसके दरबार का दरबारी था, वह भी अंग्रेजों से मिल गया। यह लोग मिलकर क्लाइव के साथ मिल गए और इन्होंने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। इन लोगों के कारण ही सिराजुद्दौला का पतन हुआ। तो घर के भेदी लंका ढाए, इन लंका भेदी ढाने वाले लोगों में ये लोग शामिल थे और इन्होंने ही व्यवस्था बिगाड़ दी। जब ये षड्यंत्र हो रहा था तो सभी के हिस्से तय हुए। जगत सेठ, मानिक चंद, अमीन चंद, इनको कुछ ना कुछ धन देने की बात हुई कि आपको पैसा दिया जाएगा। राय दुर्लभ को उस समय यह दिया गया कि राय दुर्लभ को हम अच्छा पद प्रदान करेंगे और मीर जाफर को क्या करेंगे, मीर जाफर को शासक बना दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, शासक। सिराजुद्दौला को अगर हटा दिया तो मीर जाफर क्या बनेगा, शासक बनेगा। राय दुर्लभ क्या होगा, एक अच्छा पद उसे प्रदान किया जाएगा और इन सेठों को पैसे से मतलब था, इनको पैसा मिल जाएगा। परंतु इसके बदले करना क्या है, इनको तो सोर्स देने थे और राय दुर्लभ और मीर जाफर को क्या करना था कि जब क्लाइव सेना लेकर आए तो इनको लड़ना नहीं है, इनको वहां उपस्थित होना है। सेना के साथ आ गए आप सिराजुद्दौला के साथ में, परंतु आप लड़ना मत, केवल तमाशा देखना। तो उस समय मीर जाफर ने भी ऐसा ही किया था। अब हम बात करते हैं आखिरकार कि प्लासी का युद्ध। अब युद्ध की स्थिति तय हो गई कि प्लासी का युद्ध होगा। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कारण पे। तो कारण क्या है, प्लासी का युद्ध क्यों हुआ कि अंग्रेजों की व्यापारिक महत्वाकांक्षा, यानी वह बंगाल को लूटना चाहते थे। बंगाल में उन्होंने अपना ही व्यापार करना था, इसलिए क्लाइव की महत्वाकांक्षा, जब ये व्यवस्था कर रहा था तो उस समय उसने मद्रास या और कहीं से इजाजत नहीं ली थी कि मेरे को ये करना है। उसकी महत्वाकांक्षा थी, उसने व्यवस्था बैठाई और व्यवस्था के लिए उसने क्या किया, जो अधिकार दिए गए उसका दुरुपयोग किया वहां पर। तो क्लाइव की महत्वाकांक्षा हो गई। फिर हुआ सिराजुद्दौला तत्कालीन परिस्थिति, यानी सिराजुद्दौला की उस समय की तत्कालीन परिस्थिति ऐसी थी कि उसे युद्ध करना पड़ा। उसने अलीनगर की संधि की थी, वह उसके लिए एक तरह से कह सकते हैं अपमानजनक थी, परंतु उसने फिर भी वो संधि की, परंतु कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और इसी कारण सिराजुद्दौला ने क्या किया, इस युद्ध के लिए उकसाया गया उसे। फिर होता है कि अगला जो कारण है वो होता है कि सिराजुद्दौला के विद्रोहियों का षड्यंत्र, यह प्रमुख कारण बना कि उनका षड्यंत्र था। और पांचवा, मीर जाफर की महत्वाकांक्षा, यह भी प्रमुख कारण बना सिराजुद्दौला, क्योंकि यह भी शासक बनना चाहता था तो इसकी महत्वाकांक्षा थी मैं सत्ता में आऊं। तो
इन कारणों से यह युद्ध हुआ। ये 5 कारण हैं जिनके कारण प्लासी का युद्ध हुआ था। अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार युद्ध किस प्रकार हुआ। तो डेट क्या है इसकी, तिथि 23 जून 1757। किस किस के बीच में हुआ? सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव। सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुआ। अब सेना कितनी थी इनके बीच बीच में? सिराजुद्दौला की तो थी 50,000 और 50,000 के बदले क्लाइव की सेना थी लगभग 3,000। ठीक है, तो इस युद्ध में सिराजुद्दौला की ओर से 50,000 यानी सैनिक शामिल हुए और क्लाइव की ओर से 3,000 लोग शामिल हुए। अब इसमें मरे कितने? सेना हो गई। अब इसमें से मरे कितने? ठीक है, तो 5,000 लोग सिराजुद्दौला की तरफ से मरे और इसके बदले यहां पर केवल और केवल 65 लोग मरे थे। यानी अंग्रेजों के 65 लोग मरे और सिराजुद्दौला के 5,000 लोग इस युद्ध में मारे गए। सिराजुद्दौला की सेना में कितने लोग थे? 50,000 थे और क्लाइव के 3,000 लोग थे। अब यहां पे प्रमुख योद्धा कौन है इसके? सिराजुद्दौला के प्रमुख योद्धा कौन थे? तो एक तो मोहनलाल था, मोहन लाल। ठीक है, सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में जो जान गंवाने वाले व्यक्ति हैं उनमें पहला व्यक्ति है मोहनलाल और दूसरा व्यक्ति है मीर मदान। कहा जाता है जब प्लासी के मैदान में ये एकत्रित हुए तो मीर मदान और मोहनलाल ने जो 3,000 की सेना है उन्हें जंगलों तक धकेल दिया था, उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, परंतु जंगलों में से एक तीर लगा और मीर मदान मारा गया और मीर मदान के मरते ही व्यवस्था बिगड़ गई। मीर मदान मरा, मीर मदान के मरते ही सिराजुद्दौला का मनोबल टूट गया, तो उसने सभी अमीरों को एकत्रित करके राय की आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय जो वहां का सेनापति था जाफर, यानी उस समय जो सेनापति था वो था मीर जाफर। मीर जाफर ने राय दी कि आप ना मुर्शिदाबाद लौट जाओ और मैं यहीं पर हूं, परंतु बाद में क्या हुआ? सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद लौट गया और मुर्शिदाबाद लौटने के पश्चात मीर जाफर केवल केवल तमाशा देखता रहा। मोहन और मीर मदान मारे गए, व्यवस्था बिगड़ गई और सेना पराजित होके भाग गई। पराजित होने के पश्चात इस युद्ध में सेनापति कौन था आपका? मीर जाफर था। अब हुआ क्या? इस युद्ध में सिराजुद्दौला जो है वह पराजित हुआ। पराजित कौन हुआ? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इस युद्ध में पराजित हुआ। अब पराजित होने के बाद में क्या हुआ? देखा जाए तो 50,000 की सेना से 3,000 लोग लड़ रहे हैं और इस युद्ध में पराजित हो गए। एक गिनी चुनी मुट्ठी भर सेना को सिराजुद्दौला परास्त नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उस समय मीर जाफर बिल्कुल आराम से युद्ध को देख रहा था, जैसे एक विजिटर देखता ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
उस प्रकार बिल्कुल आराम से देख रहा था कि आखिरकार यह युद्ध किस दिशा में जा रहा है, किस प्रकार कार्य चल रहा है। किसी भी प्रकार की अपनी ओर से कोई भी कह सकते हो कोई भी कोशिश उन्होंने नहीं की और बिना कोशिश के इन्होंने इस युद्ध को अपने हाथ से जाने दिया। सिराजुद्दौला उस समय मुर्शिदाबाद चला गया। तब मुर्शिदाबाद जाने के बाद में क्या हुआ, तो मुर्शिदाबाद जाने के बाद में क्या हुआ कि 25 जून 1757 को मुर्शिदाबाद पर अंग्रेजों का अधिकार, मुर्शिदाबाद पर क्या हुआ, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने मुर्शिदाबाद पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया मुर्शिदाबाद पर और मीर जाफर नवाब बना। ठीक है, 25 जून 1757 को क्या हुआ, उसी दिन मीर जाफर नवाब बना और 25 जून 1757 को क्या हुआ, सिराजुद्दौला की हत्या। यानी 25 जून 1757 को अंग्रेज मुर्शिदाबाद में एंटर हुए, सेना सहित अधिकार कर लिया। फिर मीर जाफर को नवाब बना दिया गया और सिराजुद्दौला को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार प्लासी के युद्ध का अंत हुआ। सिराजुद्दौला की मृत्यु 25 तारीख को हुई है, 23 तारीख को केवल और केवल प्लासी का युद्ध विजय लिया गया। तो इस प्रकार यह हमारा पॉइंट कंप्लीट होता है प्लासी के युद्ध का। 23 जून 1757 को युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुआ। 50,000 की सेना ने 3,000 की सेना से युद्ध किया। इसमें सिराजुद्दौला के 5,000 लोग मरे और क्लाइव के 65। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला के जो प्रमुख योद्धा थे उनके नाम है मोहनलाल और मीर मदान तीर लगने के कारण मारा गया। इस युद्ध में सेनापति था मीर जाफर। पराजित कौन हुआ, सिराजुद्दौला हुआ। अब बात की जाए कि इस युद्ध में पराजय के पश्चात यानी मुर्शिदाबाद चला गया सिराजुद्दौला तो, और सिराजुद्दौला जब मुर्शिदाबाद चला गया तो 25 जून 1757 को मुर्शिदाबाद पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। इस प्रकार प्लासी का युद्ध कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे कि इस प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ। अब इसके हम पढ़ेंगे परिणाम कि आखिरकार इस युद्ध के क्या परिणाम निकले। तो पहला परिणाम निकला कि बंगाल पर अंग्रेजों का वर्चस्व, यानी बंगाल पर अंग्रेजों का कंट्रोल स्थापित हो गया। दूसरा हुआ कि सत्ता परिवर्तन हुआ। अब सिराजुद्दौला अपने अनुसार कार्य करने वाला था और अब गद्दी पे कौन बैठ गया, मीर जाफर। मीर जाफर क्या है, अब अंग्रेजों की कठपुतली है, अंग्रेजों के माध्यम से गद्दी पे बैठा है ना, तो अब वह अंग्रेजों की कठपुतली है। फिर इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ मिला। इससे अंग्रेजों को बहुत अधिक व्यापारिक लाभ वहां पे प्राप्त हुआ, उन्हें बहुत सा ज्यादा व्यापारिक अधिकार मिल गए। इससे क्या हुआ, उन्हें 24 परगनों की जागीर मिली। 24 परगनों की जागीर अंग्रेजों को प्राप्त हुई। ठीक है, चौथा क्या हुआ, अंग्रेजों को धन प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को धन प्राप्त हुआ।
कहा जाता है कि लगभग 2,36,00,000 रुपए क्लाइव को भेंट स्वरूप दिए गए इस युद्ध के पश्चात मीर जाफर ने। तो बहुत सा पैसा लुटाया गया अंग्रेजों के ऊपर। अब अंग्रेजों को व्यापारिक एकाधिकार मिला, ठीक है, उन्हें व्यापार करने में अपने हाथ में ले लिया और एकाधिकार मिला। और बंगाल की सत्ता में उन्होंने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, बंगाल की सत्ता में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, व्यापारिक एकाधिकार मिल गया, अंग्रेजों को धन प्राप्त हुआ, यहां से अंग्रेजों को कई व्यापारिक लाभ प्राप्त हुए, सत्ता परिवर्तन हुआ, बंगाल में अंग्रेजों का कंट्रोल आ गया। अब बंगाल का नवाब केवल कठपुतली का बना रह गया। फिर यह होता है कि बंगाल की सत्ता कमजोर पड़ गई और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा और बढ़ी और अंग्रेजों ने इसके पश्चात और ज्यादा लाभ उठाने के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार प्लासी के युद्ध के यह परिणाम निकले। अब जो हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो है बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध की क्या स्थिति रही और बक्सर का युद्ध क्यों हुआ। मीर जाफर जब शासक बना तो उसके पश्चात मीर कासिम किस प्रकार गद्दी पे बैठा और मीर कासिम को क्या दिक्कत हुई अंग्रेजों से कि उसने अंग्रेजों की विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के लिए, और विद्रोह करने के पश्चात उसने अंग्रेजों से बक्सर का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में आखिरकार उसकी पराजय तो हुई परंतु उसने अंग्रेजों का विरोध किया। आखिरकार क्या कारण थे बक्सर के युद्ध के, यह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।